वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 25 अगस्त 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उनको शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश की है। कुछ आर्टिकल्स को एलिमिनेट किया है बिकॉज वो बहुत काम के नहीं लग रहे थे। जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो सप्लाई चेन मिनिस्टीरियल फोरम के बारे में है। अभी हाल ही में इस फोरम को होस्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें भी देखना चाहिए। इसके पहले कि हम इस आर्टिकल पे चलें, आपको सप्लाई चेन के बारे में समझना होगा। सप्लाई चेन जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज़ मंगानी है, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि चिंटू ने मिंटू को फ़ोन किया ऑस्ट्रेलिया में कि मिंटू भाई एक ट्रक भर के दवाइयाँ इंडिया में भेज दो, और मिंटू जी ने कहा कि जी चिंटू जी भेज रहे हैं। इस तरीके से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम नहीं होता। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व होना है तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन का हिस्सा बनना पड़ता है। जहां पर मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में चिंटू हैं और इनको ऑस्ट्रेलिया में मिंटू से कुछ मंगाना है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि सीधा ये व्यक्ति फ़ोन करेंगे और ये सामान भेज देंगे। बीच में कुछ एंटिटीज़, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो फैसिलिटेट करेंगे। एक अकाउंट होगा जहां पर पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व होंगी जो आइटम्स का इंश्योरेंस करेंगी। मान लीजिए कि मिंटू ने चिंटू को सामान भेज तो दिया, लेकिन चिंटू ने पैसे नहीं दिए। अब मिंटू क्या करेंगे बैठ के ऑस्ट्रेलिया में बैठ के? सिमिलरली चिंटू ने पैसे भेज दिए और मिंटू ने सामान की सप्लाई नहीं की, तो ये क्या कर लेंगे? इन दैट केस इस पूरी चीज को इंश्योर करने के लिए एक प्रॉपर रोबस्ट सप्लाई चेन मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है जो फ्लो में बिल्कुल काम करता रहता है। एक बार अगर आप किसी आइटम के लिए किसी कंट्री के साथ सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दें, तो वापस से किसी और कंट्री के साथ उसी सप्लाई चेन को रीस्टैब्लिश करने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। इसीलिए अक्सर जब हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि हाँ चाइना को बाइकआउट कर दो इस आइटम के लिए, कह देना तो ठीक है, किसी घटनावश आप भावनाओं में आकर ये बात कह सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि उस चीज़ को बाइकआउट करने से पहले या तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करिए अपने खुद के देश में, या किसी अन्य देश से मंगाने के लिए सप्लाई चेन को स्टैब्लिश करिए। सप्लाई चेन अक्सर डिसरप्ट हो जाता है जब कोई अनइवन सिचुएशन आ जाए। जैसे कि जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। अभी रशियो यूक्रेनियन वॉर चल रहा है तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आतंकवादी गतिविधि जैसे आईएसआईएस जब मिडिल ईस्ट में इमर्ज हुआ तो वहाँ का सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी सप्लाई चेन डिसरप्ट होता है जब अनइवन एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाती हैं। ऐसी सिचुएशन ना आए, सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ्लो बना रहे, इसी उद्देश्य से इस मिनिस्ट्रियल फोरम का आयोजित किया गया यूएसए के द्वारा। ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लॉन्ग टर्म में सप्लाई चेन डिसरप्शन को रोक सकें और एक ऐसा सप्लाई चेन स्टैब्लिश कर सकें जो रेजिलिएंट हो, जो लगातार काम करता रहे और फ्यूचर डिसरप्शंस को अवॉइड कर सके। उम्मीद करते हैं आपने सप्लाई चेन भी समझ लिया और ये क्यों ज़रूरी है। कई सारे देश इसका हिस्सा रहे, जिसमें आपके लिए ज़रूरी है इंडिया, क्योंकि इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बाकी जो देश थे दोज वर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ईयू, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूके और यूएस। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें चाइना और रशिया तो नहीं होंगे ना। फर्दर क्या स्टेटमेंट इशू किया गया इस मिनिस्ट्रियल फोरम पे? ये कहा गया कि ग्लोबल सप्लाई चेन को इस तरीके से हमें मैनेज करना है कि पैंडेमिक, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट या एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को या नेचुरल डिजास्टर को ये बेयर कर सके। हमें स्ट्रेंथन करना होगा इस रेफरेंस में सप्लाई चेन को, ताकि नियर टर्म जो डिस्ट्रप्शंस हैं हम उनको हैंडल कर सकें और जो लॉन्ग टर्म रेजिलियंस है उसे मेंटेन कर सकें। इसके लिए जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो एक साथ मिलकर आएंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश करेंगे, जहां पर ट्रांसपेरेंसी, डाइवर्सिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गरबा के बारे में है। बॉलीवुड की कई सारी मूवीज में आपको गरबा डांस देखने को मिल जाता है। इंडिया ने इस डांस को नॉमिनेट किया है कि इसे यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। अभी हुआ नहीं है, केवल नाम लिस्ट किया गया है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो गुजरात की ओर से ये पहला इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होगा जिसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इंडिया अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। गरबा डांस का एक फॉर्म है जो कि गुजरात से ओरिजिनेट होता है। ट्रेडिशनली ये जो 9 डे हिंदू फेस्टिवल होता है, नवरात्रि का नाम आप जानते हैं, उस दौरान इसे परफॉर्म किया जाता है। जो वर्ड गरबा है ये संस्कृत वर्ड वॉम्ब यानी कि जो गर्भ होता है उससे निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है जेस्टेशन या फिर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि एक नई लाइफ ओरिजिनेट होने वाली है। इट डिनोट्स अ न्यू लाइफ। ट्रेडिशनली जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसके लिए क्ले लैंटर्न यानी कि मिट्टी के बने हुए लालटेन का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक प्रकार का कलश या फिर अर्दन पॉट होता है जिसमें छेद होते हैं। उनके बीच में एक लैंप रख दिया जाता है जिससे रोशनी बाहर आती रहती है। ये लैंटर्न रिप्रेजेंट करता है लाइफ को और फ्यूटस को, जो वॉर्म यानी कि गर्भ के भीतर होता है।
डांसर्स माँ दुर्गा को ऑनर करते हैं, जो कि फेमिनिन फॉर्म है डिविनिटी का। जो गरबा है उसे सर्कल में यानी कि एक इस तरीके से फॉर्मेट में परफॉर्म किया जाता है, जो कि लाइफ की साइकिल को डिनोट करता है। जो साइकिल है वो रिवॉल्व करता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, अपना जीवन जीता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगेन उसका रीबर्थ होता है। जो एक चीज़ कांस्टेंट होती है दैट इज गॉडेस यानी कि देवी माँ, और उन्हें ही सेंटर में रखकर इस पूरे डांस को परफॉर्म किया जाता है। केवल वही स्टेशनरी होती हैं और बाकी सारी चीज़ें रिवॉल्व करती रहती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निक्षय पोषण योजना के बारे में है। निक्षय, क्षय मतलब एक प्रकार का रोग, निक्षय मतलब कोई ऐसा जिसको रोग ना हो, पोषण योजना मतलब किसी व्यक्ति को क्षय रोग से जो पोषण है उसके जरिए बचाया जाए। यही एक ऑब्जेक्टिव है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार की योजना होगी। देखिए, निक्षय पोषण योजना ट्यूबरकुलोसिस के लिए लॉन्च की गई थी 2018 में। इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोग ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित होते हैं उन्हें सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। निक्षय पोषण योजना का यही ऑब्जेक्टिव था कि इससे ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिले। लेकिन हाल फिलहाल में न्यूज़ ये आई है कि जितने लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था उसके केवल 2/3 लोगों को ही इसका बेनिफिट मिला है, जो कि कंसर्निंग है कि आखिर हम सभी लोगों तक इसका बेनिफिट क्यों नहीं पहुंचा पाए। इसमें एक फॉर्मेट ये था कि हमें 500 रुपीज़ पर मंथ के बेसिस पे न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए टीबी पेशेंट तक ये अमाउंट पहुंचाना है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि उनके सीधे उनके अकाउंट में। जब से इस स्कीम को या योजना को लॉन्च किया गया, 5.73 मिलियन जो नोटिफाइड बेनिफिशियरीज हैं उनमें से महज देखिए 2/3 जो हैं उन तक ये योजना पहुंच पाई है। इसके लिए सरकार ने 1488 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। दिल्ली जहां पे हाईएस्ट बर्डन है ट्यूबरकुलोसिस का सभी प्रकार के फॉर्म्स का, वहां पर अगर आप लेवल देखेंगे तो 1 लाख पॉपुलेशन पर 747 केसेस आते हैं। 30.2% पेशेंट्स तक ही एक बार ये जो डीबीटी है वो पहुंच पाया है। जो टीबी है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक बैक्टीरिया से होता है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई वायरल डिसीज नहीं है, ये वायरस से नहीं होती, रेदर ये बैक्टीरिया से होती है। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियाई फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें लगभग 200 बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ह्यूमंस में जो टीबी है वो इन जनरल लंग्स को प्रभावित करता है, और जब वो लंग्स को प्रभावित करता है तो उसे कहा जाता है पल्मोनरी टीबी। हालांकि ये अन्य ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर सकता है, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान में एयर के थ्रू फैल सकता है। एक व्यक्ति जिसको टीबी है उसके कफ, स्नीज या स्पिट से अगर जो टीबी के जर्म्स हैं वो फैल जाते हैं हवा में, और जो भी उनके संपर्क में आता है उसको टीबी का खतरा होता है। सिम्टम्स की बात करें तो जो थूक होता है उसके साथ ब्लड का आना, चेस्ट में पेन होना, वीकनेस, वेट लॉस होना, फीवर और रात में खूब सारा पसीना होना, ये सिम्टम्स हैं इसके। टीबी ट्रीटेबल है और क्यूरेबल डिसीज़ है, तो चिंता की बात नहीं होती। हालांकि ट्रीटमेंट बहुत सावधानी से करना होता है। 6 महीनों का कोर्स होता है। 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेनी होती हैं रेगुलर बेसिस पे बिना मिस किए, जिसके साथ ज़रूरी होता है इन्फॉर्मेशन, सुपरविजन और सपोर्ट जो हेल्थ वर्कर्स और ट्रेन वॉलंटियर्स के द्वारा दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मून लाइटिंग के बारे में है। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि उनकी एक रेगुलर जॉब होती है 9 to 5 की। जब वो अपनी जॉब से लौटते हैं तो आराम करते हैं, फिर उनके पास वर्क फ्रॉम होम टाइप का कोई काम होता है, वो उसको लेके बैठ जाते हैं और अपना काम निपटा लेते हैं, या फिर वो किसी और जगह पे जाके कोई एक एडिशनल और काम कर लेते हैं जो 2-3-4 घंटे का हो। जब आप एक जॉब के बाद दूसरी जॉब करने लग जाते हैं तो उसे ही मून लाइटिंग कहा जाता है। इन जनरल जब आप ऐसा करते हैं तो जो आपका रेगुलर एम्प्लॉयर है, जो 9 to 5 की जॉब आपको देकर रखे हुए है, आप उसे इसके बारे में नहीं बताते हैं कि आप कोई एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं। चूंकि ये काम जो आप करते हैं वो रेगुलर जॉब के अलावा करते हैं, तो इन जनरल ये काम रात में ही किया जाता है, क्योंकि वही आपके पास फ्री टाइम होता है, एंड दैट इज द रीजन कि इसे मून लाइटिंग कहा जाता है। स्विगी ने अभी हाल ही में मून लाइटिंग पॉलिसी लॉन्च की है, जहां पे उन्होंने बोला कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है अगर हमारे एम्प्लॉयज़ कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, तो वो उनका पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है, जो अपने वर्क के बाहर वो कोई काम करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। मून लाइटिंग एक ऐसा काम होता है जहां पर आप रेगुलर वर्किंग आवर्स के अलावा एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते हैं। नाइट टाइम में होता है या वीकेंड्स में होता है तो मून लाइटिंग कह दिया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। मून लाइटिंग इसलिए किया जाता है ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सके, कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो तो वो पूरी हो जाए। कई सारे लोग इसे पैशन फॉलो करने के लिए भी करते हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ नई स्किल्स मिल जाएंगी, उन्हें कुछ और रिलेटेड डोमेन्स में जानकारियाँ मिलेंगी, लोगों से वो कनेक्ट हो पाएंगे। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो अब्रॉड में होती हैं वो इस प्रकार के साइड प्रोजेक्ट को वैल्यूएबल मानती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने 9 to 5 जॉब के अलावा उनके कामों को करना चाहता है तो वो इस बात को लेकर पॉजिटिव रहते हैं। हालांकि इसके अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट दिए जाते हैं। एक आर्गुमेंट तो ये है कि ये इलीगल तो नहीं है, लेकिन कई बार इसे अनएथिकल कहा जाता है, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयर को बताया नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। इसको रोकने के लिए कोई लॉ नहीं है,
एक व्यक्ति फ्री है, अगर वो एक से ज़्यादा काम करना चाहता है तो कर सकता है। हालांकि अगर आप सिमिलर नेचर का जॉब कर रहे हैं, लाइक एक जॉब आप यहाँ पे कर रहे हैं और वही जॉब आप कहीं और भी मून लाइटिंग के फॉर्म में कर रहे हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी को लॉस पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आपको जो इफिशियंसी चाहिए अपनी इस रेगुलर काम में, वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी, वो इफिशियंसी आप नहीं दे पाएंगे अपनी पहली जॉब को जो रिक्वायर्ड है। इस आधार पर मून लाइटिंग को क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में है। सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, वो जितनी क्रोकोडाइल्स को अकोमोडेट कर सकता है उतना अकोमोडेट कर चुका है, और अब क्रोकोडाइल्स की संख्या बढ़ रही है। तो क्या करेंगे क्रोकोडाइल्स? पानी में से निकलेंगे, कोई इंसान दिख जाएगा तो दबोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पानी में तो मछली खत्म हो जाएगी, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं वो खा जाएंगे। तो फिर वो सोचेंगे चलो बाहर से इंसानों को पकड़ के खाते हैं, तो ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना रहेगी। बात करते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। लोकेटेड है उड़ीसा में, कॉमन सी बात है। ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का। अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूंगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है। मे बी आपको पता हो और आपके लिए सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में दें। ये नेशनल पार्क कई सारे क्रीक्स और कनाल से मिलकर बना है, जहां पर पानी आता है ब्राह्मणी, बैतरणी, धर्मा, पाठशाला, इन नदियों से ये पानी आता है। इसीलिए यहाँ का एक यूनिक इकोसिस्टम, चूंकि ये बे ऑफ बंगाल से बहुत नज़दीक है, तो जो सॉइल है वो साल्ट से इनरिच होती है। अच्छी वेजिटेशन और सेंचुरी, बहुत सारी स्पीसीज आपको मिलेंगी जो सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन की होती हैं। ये इंडेंजर्ड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का एक अच्छा ब्रीडिंग प्लेस है। यहाँ पे गहिरमाथा बीच है, जहाँ पर ऑलिव रिडेड टर्टल की लार्जेस्ट कॉलोनी जो ईस्टर्न कोस्ट पर है वहाँ पर मिलती है, जिसे आप अरीबादा भी कहते हैं। भितरकनिका 8 वैरायटी जो किंगफिशर बर्ड की होती है उनको भी अकोमोडेट करता है, जो कि काफ़ी रेयर है। तो ये तो बातें हो गई भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है घड़ियाल के बारे में। घड़ियाल को उसके नेचुरल हैबिटेट में आप कहाँ पाएंगे? ये यूपीएससी का प्रश्न है और इसका सही जवाब था चंबल रिवर। रिवीजन कर लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस वायरल डिसीज है, गलत है, बैक्टीरिया से होती है, तो ये तो गलत ही हो गया ना, मैंने आपको बताया था वायरल नहीं है। गर्बा, ये पंजाब में ओरिजिनेट होता है, क्या बात है, सभी को पता है कि गुजरात में ओरिजिनेट होता है, तो पंजाब तो शुद्ध रूप से गलत हो गया ना। निक्षय पोषण योजना, इसमें सभी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड करवाया जाता है, या कम से कम उसका एम तो यही है। तो इवरी से आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी को ऑब्जेक्टिव है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बेनिफिट पहुंचाएंगे। हालांकि पहुंच नहीं पाया है, इससे कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। चलिए, ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। पीडीएफ आपको चाहिए होती है तो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्यूआर कोड है, स्कैन करके भी आप जा सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और रिवीजन करना मत भूलिएगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो धीमे 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 सब फेड आउट हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि आपने करंट अफेयर्स पढ़ा कहाँ। करंट अफेयर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ जाता है। लाइक ये जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, प्रीलिम्स में देखिए, जैसे कई बार आपको क्वेश्चन होता है क्या ये केवल प्रीलिम्स के काम का है? हाँ, प्रीलिम्स में तो ज़्यादा काम का है, लेकिन कई बार जब आप अपना मेंस का आंसर लिखते हो तो वहाँ पे आपको पॉइंटर्स को जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल्स चाहिए होते हैं। वो एग्जांपल्स आपको यहाँ से मिलते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये केवल प्रीलिम्स में काम आता है, ये मेंस में भी काम आ जाता है। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते रहना होता है, इसलिए रिविजन ज़रूरी होता है, तो रिविजन करते रहिए। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।